ये बहुत अरसा पहले की बात है। नया हाकिम अपने वजीर जहरान और फौज के दस्तों के साथ शहर की गलियों का दौरा कर रहा था। जब वो शहर के बड़े मैदान में पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम देखकर उसने वजीर जहरान को हुक्म दिया कि मैदान के बीचों बीच उसका एक बड़ा मुजस्मा तामीर किया जाए, ताकि शहर के लोग अपने नए बादशाह से वाकिफ हो जाएं और उसके दौरे हुकूमत की यादगार भी बन जाए। तकरीबन 3 महीने बाद जब मुजस्मा तराशने का काम मुकम्मल हुआ तो बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उसे देखे। वो बहुत बेचैन था। जब मैदान में पहुंचकर अपने मुजस्मे के सामने फख्र से खड़ा हुआ और उसकी शान और शौकत देखने लगा तो अचानक उसकी नजर मुजस्मे की नाक पर एक सियाह दाग पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो परिंदे की बैठ थी। ये देखकर वो पागल हो गया और फौरन वजीर को हुक्म दिया कि उस परिंदे को पकड़कर लाया जाए ताकि उसके परों को मैदान में नोच दिया जाए और वो दूसरे परिंदों के लिए अबरत बन जाए। वजीर जहरान ने बगैर किसी एतराज के हुक्म मान लिया। वो जानता था कि बादशाह अपनी राय पर जदी है और उसके फैसलों पर बहस करना पसंद नहीं करता, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। बादशाह महल लौट गया, मगर हर मुलाकात में वजीर से पूछता कि क्या परिंदा पकड़ा गया। वजीर हर बार यही जवाब देता कि तलाश जारी है। वक्त गुजरता गया और बादशाह ने वजीर को आखिरी मोहलत दी कि अगर अब भी उस कसूरवार परिंदे को न लाया गया तो वजीर को कैद कर दिया जाएगा। वजीर जहरान सख्त परेशान था और नहीं जानता था कि क्या करे। घर जाते हुए वजीर के जहन में एक ख्याल आया। वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और उसे कहा कि बाजार जाकर उसके लिए एक बटेर सामान ले आए। बीवी ने उसका कहा माना। वजीर ने बटेर को एक खूबसूरत अरगवानी जामनी रंग से रंगा और उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने जब इस परिंदे को देखा तो उसके खूबसूरत रंग से खुश हो गया। उसे यह मालूम न था कि यह तो आम बटेर है। वजीर ने कहा, यही वो परिंदा है जिसने आपके मुजस्मे के साथ बेअदबी की थी। यह परिंदा इस बस्ती का नहीं, कोई अजनबी परिंदा है। यकीनन इसने ये हरकत इसलिए की कि उसे मालूम नहीं था कि यह मुजस्मा आपका है। अगर उसे पता होता तो कभी ऐसी जसारत न करता। वजीर की चाल ये थी कि बादशाह का ध्यान चौक में मौजूद कबूतरों से हटा दे, क्योंकि अगर नासमझ बादशाह को पता चल जाता कि असल में वो कबूतर था जिसने मुजस्मे पर गंदगी की, तो वो लाजमन हुक्म देता कि शहर के सारे कबूतर मार दिए जाएं और इस तरह शहर के उन लोगों की रोजी बर्बाद हो जाती जिनका गुजारा कबूतरों की परवरिश और तिजारत पर था। इसीलिए वजीर ने यह तरकीब निकाली कि बादशाह यकीन कर ले कि यही अरगवानी परिंदा कसूरवार है। उसने परिंदे के परों को इसलिए रंगा था ताकि बादशाह पहचान न सके कि यह तो आम बटेर है, बल्कि उसे यह लगे कि कोई नायाब और अजनबी परिंदा है। उसने अरगवानी रंग इसलिए मुंतखब किया क्योंकि बादशाह चटकीले रंग पसंद करता था और शायद खूबसूरती की वजह से उसे माफ भी कर दे। वाकई वजीर की तदबीर कामयाब रही। बादशाह ने परिंदे को माफ कर दिया, लेकिन यह फैसला किया कि उसे महल में रखा जाए ताकि उसके दरबार को जीनत बख्शे। वजीर जहरान घबरा गया कि अगर परिंदा महल में रहा तो एक वक्त आएगा कि अरगवानी रंग उतर जाएगा और बादशाह पहचान लेगा कि वो धोखे में रखा गया है। अगले दिन जब वजीर महल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक गाय के बाड़े के पास से गुजरा। उसने एक थैला भरा हुआ गाय के गोबर से लिया और महल में ले गया। दरबार शुरू होने से पहले उसने वो गोबर इस पंजरे में डाल दिया जहां परिंदा रखा था। जब दरबार भरा और बादशाह भी आया तो पूरे हाल में बदबू फैल गई। बादशाह ने हैरान होकर बदबू की वजह पूछी। वजीर जहरान ने कहा, ए हुजूर, ये बदबू इस अरगवानी परिंदे की फजलात से उठ रही है जिसे आपने अपने दरबार में रखा है। मैंने उस बारे में परिंदों के एक माहिर से पूछा। उसने बताया कि वाकई परिंदा दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी बड़ी खामी यह है कि आधा परिंदा है और आधा हाथी। ये परिंदों वाला दाना खाता है, लेकिन फजला हाथियों जैसा छोड़ता है, और यही फजला इस शदीद बदबू का बायस है। यह सुनकर बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि परिंदे को महल से बाहर फेंक दिया जाए ताकि उसका महल किसी बाड़े में न बदल जाए। यूं वजीर उस मुसीबत से बच गया जो इस परिंदे के ज्यादा देर महल में रहने से जरूर आ जाती। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह अकड़ते हुए शहर की सैर को निकला। जब वो मुजस्मे के पास पहुंचा तो देखा कि उस बार पूरा मुजस्मा सिर से पांव तक परिंदों की बैठ से लथपथ था। वो आग बबूला हो गया। उसने वजीर और सिपा सालार को हुक्म दिया कि फौरन तैयारी करें। सुबह रवानगी होगी इस बस्ती पर चढ़ाई करने के लिए जहां से ये अजीब परिंदे आते हैं। उसका अहमकाना ख्याल था कि इन परिंदों के अमाल की जिम्मेदारी उनके लोगों पर है। यह सुनकर वजीर को अंदाजा हुआ कि मामला अब उस रख पर जा रहा है जो वो हरगिज़ नहीं चाहता था। उसे मालूम हुआ कि अब उसे कोई नई चाल चलनी होगी ताकि बेगनाह सिपाहियों की जानें महज बादशाह की बेवकूफाना सोच की नजर ना हो जाएं। सुबह हुई। बादशाह वजीर और सिपा सालार के साथ बैठा सफर का हुक्म जारी करने ही वाला था कि वजीर जहरान ने कहा, ऐ मेरे आका, आप बादशाह हैं, हम आपके खादिम।
मुनासिब नहीं कि आप तकलीफ उठाएं। बेहतर यह है कि मैं, सिपा सालार और चंद साथी पहले जाकर इस मकाम का सुराग लगाएं जहां से वो परिंदे आते हैं, फिर आपको मुकम्मल खबर दें। इस तरह आपको सफर की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी और कलील तादाद में जाने से साजो सामान की बचत भी होगी। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई और उसने फौरन हुक्म दिया कि यही तरीका अपनाया जाए। वजीर, सिपा सालार और चंद सिपाही शहर से निकल पड़े। उनकी नीयत तो यह जाहिर की गई थी कि वो करीबी बस्तियों में जाकर परिंदों का सुराग लगाएंगे, लेकिन वजीर के जहन में तो बिल्कुल और मंसूबा था। आखिरकार जब सूरज गुरूब के करीब था, वो एक सरसब्ज नखलिस्तान तक पहुंच चुके थे जो रेत के टीलों के दरमियान छिपा हुआ था और हर तरफ से खजूर के दरख्तों ने उसे घेर रखा था। वजीर ने हुक्म दिया कि सामान उतार लिया जाए और खेमे लगाकर रात वहीं गुजारी जाए। सबने आराम किया। फिर वजीर ने उन्हें बुलाया और कहा कि उसके पास एक निहायत अहम बात है। सब उठे हुए तो वजीर ज़हरान ने कहा, हम इस जगह एक पूरा महीना क़याम करेंगे, फिर वापस जाकर बादशाह को बताएंगे कि हमने परिंदों का सुराग लगाया और वो 10 से ज्यादा बस्तियों से आते हैं। जाहिर है बादशाह इन सब बस्तियों पर एक साथ हमला नहीं कर सकता। यूं वो अपने अहमकाना फैसले से खुद ही बाज आ जाएगा और हम अपने सिपाहियों और उन बेगनाह बस्तियों के लोगों की जानें बचा लेंगे। सिपाही वजीर की हिकमत और दानाई को बहुत कदर की निगाह से देखते थे, लिहाजा बगैर किसी तरद्दुद के उसकी बात मान ली। उन्हें वजीर की अक्लमंदी पर पूरा एतमाद था, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और वहम व गुमान के पीछे चलता है और हुक्म चलाने के सिवा उसे कुछ नहीं आता। 1 महीना गुजरने के बाद वजीर और साथ गए हुए लोग वापस आए और बादशाह को वही बात बताई जिस पर इत्तेफाक हुआ था। बादशाह ने फौरन समझ लिया कि उसका लश्कर इतनी ज्यादा बस्तियों की मुश्तरका कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इसने जंग का फैसला मंसूख कर दिया। सबने सुख का सांस लिया। वजीर ने एक बार फिर शहर को इस तबाही से बचा लिया जिसमें बुलावजा बेशुमार जाने जाती। एक रात जब बादशाह अपने बस्तर पर सो रहा था, उसने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उसके पीछे दौड़ रहा है और उसके सिर पर ऐसी लाठी से मार रहा है जो चरवाहे इस्तेमाल करते हैं। वो खौफजदा होकर उठ बैठा। रात बहुत गुजर चुकी थी, मगर वो सुबह तक इंतजार न कर सका। उसने उसी वक्त वजीर को महल बुलाने का हुक्म दिया। बेचारा वजीर हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे ख्वाब सुनाया और बताया कि उसे उस चरवाहे का चेहरा याद नहीं, सिर्फ उसकी लाठी याद है। फिर उसे हुक्म दिया कि शहर के तमाम चरवाहों को हाजिर किया जाए और हर एक अपनी बिक्रियां चराने वाली लाठी भी साथ लाए। वजीर ने हस्बे मामूल एतराज किए बगैर हुक्म पूरा किया और सारे चरवाहे बुला लिए। जब वो कितार में खड़े हुए तो बादशाह उनकी लाठियां एक एक करके देखने लगा। अचानक उसे एक लाठी देखकर ख्याल आया कि यही वो लाठी है जो ख्वाब में उसके सर पर पड़ रही थी। उसने फौरन हुक्म दिया कि इस लाठी के मालिक चरवाहे को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। बेचारा चरवाहा कुछ समझ न सका कि उसे किस जुर्म में पकड़ा गया। वो अपनी बीवी और छोटे बच्चों का अकेला सहारा था। वजीर को इसकी हालत पर तरस आया। उसने चुपके से उसे कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे जल्द इस जल्द कैद से रहा कराए, और जब तक वो ये काम करना लेता, वजीर ने चरवाहे को बताया कि वो उसके घर वालों की तमाम जरूरियात पूरी करता रहेगा। अगले दिन वजीर ने चंद वफादार सिपाहियों की मदद से खामोशी से महल में दाखिल होकर सोए हुए बादशाह के कमरे में कदम रखा। उसके साथ एक लाठी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बादशाह ने ख्वाब में देखी थी। वजीर ने उस लाठी से बादशाह के सर पर जोर से जरब लगाई, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर वो फौरन वहां से निकल गया और लाठी को बस्तर के पास छोड़ दिया। सुबह जब बादशाह गुनूदगी से उठा तो उसने सर में शदीद दर्द महसूस किया। आईने में देखा तो उसके माथे पर एक बड़ी और सूजी हुई नील पड़ी हुई थी। फिर उसकी नजर इस लाठी पर पड़ी जो उसके बस्तर के करीब पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने ख्वाब में देखी थी। बादशाह कुछ समझ न सका। हसबे आदत वजीर को बुलाया और उससे पूछा कि यह सब क्या हुआ और उसे क्या करना चाहिए। वजीर ज़हरान ने कहा कि शहर में एक ऐसा दाना आदमी है जो निहायत तजर्बाकार है और मुश्किल तरीन ख्वाबों की भी तौजीह कर सकता है। बादशाह ने फौरन उसे बुला भेजा। वजीर इस दाना शख्स से पहले ही बात कर चुका था। उसने उसे बादशाह के जुल्म और बेवकूफी के बारे में बताया था और दरख्वास्त की थी कि वो बेगनाह चरवाहे को रिहाई दिलवाने में उसकी मदद करे, इस मंसूबे के मुताबिक जो वजीर ने पहले से सोच रखा था। दाना आदमी तैयार हो गया। जब वो दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह की बात खामोशी से सुनी। जब बादशाह बात खत्म कर चुका तब दाना ने कहा, जिस चरवाहे को आपने कैद कर रखा है वो इस इल्जाम से बिल्कुल बेगनाह है। उसकी बेगनाही की सबसे बड़ी दलील यह है कि जिस ज़र्ब का आपने ख्वाब में जिक्र किया था वही ज़र्ब आज हकीकत में आप पर दोबारा वारिद हुई है। अगरचा तुमने चरवाहे को कैद कर रखा है, मगर असल मुजरिम कोई और है, और मैं खुदा की मदद से तुम्हें उसका चेहरा दिखा सकता हूं। अगर आप, ए बादशाह,
मेरी चाल पर अमल की इजाजत दें। बादशाह ने पूछा, और तुम्हारी चाल क्या है? दाना ने जवाब दिया, हम अवाम में ऐलान करेंगे कि एक नामालूम लाठी सोए हुए बादशाह के सर पर गिरी और इस लाठी ने वो सर दर्द खत्म कर दिया जो पिछले 5 साल से आपको सता रहा था और जिसके इलाज में बेहतरीन तबीब और बड़े बड़े हकीम नाकाम रहे थे। मगर इस अजीब लाठी ने वो कर दिखाया जो किसी से ना हो सका। फिर हम एक इश्तिहार चस्पा करेंगे जिसमें इस लाठी की तफसील होगी ताकि उसका असल मालिक उसे पहचान ले, और ऐलान करेंगे कि जो भी इस लाठी का मालिक साबित हुआ उसे बादशाह की तरफ से बहुत बड़ी इनामी रकम मिलेगी, इस एहसान के बदले जो उसकी लाठी ने बादशाह पर किया। यूं असल मुजरिम खुद चलकर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जो फैसला चाहें आपका अख्तियार है। बादशाह दाना के तज्जिए और चाल से मुतमईन हुआ। उसने फौरन बेगनाह चरवाहे की रहाई का हुक्म दिया और इस मंसूबे पर अमल करवाया ताकि असली मुजरिम को गिरफ्तार किया जा सके। शहर में एक ऐसी खानदान बौद्धोबाश रखता था जिसका बादशाह से करीबी रिश्ता था। वो इस रिश्ते का फायदा उठाकर कमजोर लोगों पर जुल्म ढाते, उनका माल हड़प करते और कोई उन पर सवाल नहीं उठाता। सब कुछ महल की पछली हमायत से होता था। वजीर ने मुनादी करने वाले को हुक्म दिया कि वो ऐलान सिर्फ इसी इलाके में करे जहां ये सरकश खानदान रहता था और किसी और जगह बिल्कुल न करे। जब इस खानदान को बादशाह के ऐलान का पता चला तो वो जमा हुए और आपस में मशवरा किया। उन्होंने अपने बड़े को मुंतखब किया कि वो दावी करे कि लाठी उसी की है ताकि इनाम भी पाए और महलाती असर वो रसूख में मजीद बढ़त हो। वो ऐसा करने गया, मगर जल्द उसे ख्वाहिश हुई कि काश वो न जाता, क्योंकि बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उसे कैद में डाला जाए, उसका तमाम माल व दौलत जब्त कर लिया जाए और उसके खानदान को महल की सरपरस्ती से महरूम करके उनका सारा अख्तियार छीन लिया जाए। ये इस सजा के तौर पर कि उसने ख्वाब में बादशाह के सर पर जरब लगाई थी। दिन हफ्ते गुजरते गए और वजीर जहरान अब भी बादशाह की बेमिसाल हमाकत से नबरद आजमा था। वो दिल में दुआ करता रहता था कि खुदा कोई माजिज़ा करे जो इस अहमक बादशाह के दूर का खात्मा करे और शहर वालों और खुद वजीर दोनों को उसके जुल्म और नादानी से निजात मिले। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह अपने उस्तबल में घूम रहा था। उसे अपने घोड़ों से खास लगाव था और एक घोड़ा तो ऐसा था जिसका हुस्न और शान दीदनी थी। बादशाह उस पर दूसरे शहरों के हुक्मरानों के सामने फख्र करता था और वो घोड़ा हुस्ने घोड़ा के तमाम मुकाबले जीतता था। बादशाह इस खूबसूरत असील घोड़े के गर्द चक्कर लगा रहा था, उसकी तारीफें कर रहा था और उसे शौक से देख रहा था। अचानक इसके जहन में ख्याल आया, इतने हुसैन और शानदार घोड़े को उस्तबल में कैद रखना कहां का इंसाफ है। ऐसा हुस्नमंद जानवर जरूर मेरे शहर में कोई बड़ा मनसिब हासिल करना चाहिए। आज से मैं तुम्हें सिपह सालार यानी फौज का सरबराह मुकर्रर करता हूं और आज से तुम ही मुहाफिजों और सिपाहियों पर हुक्म चलाओगे। ये कहकर बादशाह उस्तबल से निकलकर दरबार की तरफ रवाना हुआ। उसका असील घोड़ा भी उसके साथ था। जब वो मजलिस में पहुंचा तो उसने सिपह सालार, वजीर जहरान, तमाम मावनीन और दरबारियों को जमा किया और उन्हें अपना नया फैसला सुनाया। आज से मेरा ये घोड़ा सिपह सालार होगा और हुक्म उसी का माना जाएगा। मजलिस में सुनाटा छा गया। कोई भी उस फैसले पर लब किशाई न कर सका सिवाय सिपह सालार के, जो जब्त से बाहर हो गया। वो बादशाह के सामने भड़क उठा, आप मुझे एक घोड़े से बदल रहे हैं। मैंने वो दिन देखा है, मैंने आपकी हुकूमत के आगाज से आज तक एक हुक्म नहीं टाला और अब जब पैमाना लबरीज हो चुका है, मुझे कहने दें कि आप उस शहर का सबसे बड़ा अहमक हुक्मरान हैं, बल्कि तमाम हुक्मरानों में सबसे ज्यादा अहमक। अगर आपके ऐसे फैसले जारी रहे तो हमारा इंजाम तबाही के सिवा कुछ ना होगा। बादशाह अपने घोड़े की तरफ मुड़ा और उससे यूं मुखातब हुआ जैसे वो इंसान हो, आए नए सिपह सालार, क्या तुम इस गुस्ताख सिपह सालार को बरतरफ करके कैद करने के मेरे फैसले से मुत्तफक हो? घोड़ा सिर ऊपर नीचे हिलाने लगा। यह उसकी फितरी आदत थी, इताअत की अलामत नहीं। मगर बादशाह ने खुशी से कहा, देखा, तुम सबने देखा, वो मेरे फैसले से इत्तिफाक कर रहा है। मैंने उसे सिपह सालार बनाकर बेहतरीन फैसला किया है। फिर सिपह सालार से बोला, मैं तो चाहता था कि तुम्हें अपने घोड़े का माविन बना दूं, मगर तुमने खुद पर जुल्म किया है। तुमने सुरक्षी की और मेरी नाराजगी के मुस्तहक बने। सिपह सालार ने गुस्से से जवाब दिया, कैद मुझे उससे बेहतर है कि मैं आप जैसे अहमक की खिदमत करूं। चुनांचे उसे फौरन कैद कर दिया गया। वजीर जहरान दौर से हालात देख रहा था। उसका जब्त दम तोड़ने लगा था, मगर वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रहा था। वो जानता था कि बेवकूफी का मुकाबला गुस्से से नहीं, बल्कि अक्ल, मंसूबाबंदी और सही वक्त से किया जाता है। और चूंकि बादशाह पर नसीहत कारगर नहीं होती, इसलिए वाहिद रास्ता हिकमत और चाल ही बचता था। इज्तिमा खत्म हुआ, सब लोग चले गए। तब वजीर ने अपने वफादार सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी नई चाल से आगाह किया। बादशाह की एक आदत थी, वो हफ्ते के हर दिन शिकार के लिए जाता था।
आमतौर पर सिपह सालार और चंद मुहाफिज उसके साथ होते थे, मगर अब सिपह सालार कैद में था। इसलिए उस हफ्ते बादशाह ने फैसला किया कि शिकार में सिर्फ अपना घोड़ा साथ ले जाएगा। शिकार का दिन आया। बादशाह अपने असील घोड़े और मुहाफिजों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। वजीर जहरान और उसके साथी रास्ते में छिपकर बैठ गए थे, वही रास्ता जो जंगल की तरफ जाता था। वो बादशाह के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बादशाह का काफिला वहां पहुंच गया। वजीर ने इशारा किया और उसके साथियों ने फौरन एक बड़ा सानप घोड़े के सामने फेंक दिया। घोड़ा खौफजदा होकर दोनों पछली टांगों से जोर जोर से ठोकरें मारने लगा। एक लात बादशाह को लगी और उसे दूर जा फेंका। कुछ मुहाफिज भी जख्मी हुए। फिर घोड़ा भाग निकला और बादशाह जोर से चीख रहा था, वापस आओ, इरे वापस आओ, ऐ सिपह सालार, मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों? मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मेरी बात माननी लाजिम है। अभी बादशाह और उसके सिपाही संभल भी ना पाए थे कि वजीर और उसके साथी सामने आ खड़े हुए। बादशाह ने समझा कि वो उसे बचाने आए हैं, मगर अचानक वो चौंक गया जब उन्होंने उसे और मुहाफिजों को बांधना शुरू कर दिया। फिर सबको शहर के बड़े मैदान की तरफ ले जाया गया। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये क्या हरकत है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वजीर ने कहा, तुम्हारे घोड़े ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। उसने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लें, क्योंकि तुमने उस पर कातलाना हमला किया है, जहरीला सांप उस पर फेंक कर। बादशाह ने हैरानी से चीख कर कहा, कैसे मुमकिन है कि घोड़ा हुकूमत संभाले और वो तुम्हें ऐसे हुक्म दे? वजीर ने सुकून से जवाब दिया, जिस घोड़े ने महज सर हिलाने से सिपह सालार को माजूल करके कैद करवा दिया, वो घोड़ा बादशाह को भी हटा सकता है। बादशाह खामोश हो गया। पहली बार उसने अपनी बेवकूफी की हद को बखूबी समझ लिया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो हुकूमत छोड़ दे, लेकिन शर्त रखी कि उसे इज्जत के साथ गुजर बसर की जमानत दी जाए। वजीर, जो एली अखलाक का आदमी था, उस पर राजी हो गया। बादशाह ने अवाम के सामने ऐलान किया कि वो मनसिब छोड़ रहा है और लोग जिसे मुंतखब करेंगे वही नया बादशाह होगा। लोगों ने देखा कि वजीर जहरान से बेहतर कोई शख्स नहीं जो शहर की बात दूर संभाल सके। अगरचा जहरान हुकूमत संभालना नहीं चाहता था, मगर तमाम लोगों, अमायदीन और शरफाए शहर के इसरार ने उसे मजबूर कर दिया और यूं उसे मनसिब हुक्मरानी कबूल करना पड़ा। जब जहरान हुक्मरान बना तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि तमाम बेगनाह कैदियों को रहा किया और सबसे पहले सिपह सालार को आजाद करके वापस उसके असल मनसिब पर बिहाल कर दिया। फिर उसने जालिम साबिक बादशाह के दौर में छीनी गई तमाम हुकूक और अमानतें उनके असल मालकान को वापस दिलाएं। लोगों ने उस पर खुशी का इजहार किया और शहर की हालत दिन बे दिन बेहतर होने लगी। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।